नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। डेविड अपनी आंखें मलता हुआ घर पहुंचा। जैकेट उसके कंधे पर लटकी हुई थी। दिन बहुत भारी था। तनाव भरी बैठकें, काम पूरा करने की जल्दी और सड़कों पर धीरज खोता ट्रैफिक। यह रोज की दिनचर्या धीरे धीरे उसे कुचल रही थी। लेकिन अपने घर लौटने की निश्चितता में एक खामोश सुकून भी था। रसोई से आते ताजे खाने की महक किसी अपनेपन के एहसास की तरह पूरे घर में फैल गई। क्लेयर वहीं थी, अपना पसंदीदा एप्रन पहने बर्तन में कुछ चला रही थी। यह उन दोनों के बीच एक आम सा नजारा था, इतना परिचित कि लगभग अपने आप होने वाली एक क्रिया जैसा लगता था। उसे वहां देखकर डेविड मुस्कुराया, और भले ही क्लेयर की आंखों में वैसी चमक नहीं लौटी, उसे यह स्वाभाविक लगा। वह थकी हुई लग रही थी। उसके बाल बेतरतीबी से बंधे थे, कंधे झुके हुए थे और आंखों में थकान की एक परछाई थी। डेविड उसके पास गया, उसके माथे को चूमा और पूछा कि उसका दिन कैसा था। क्लेयर ने बस सिर हिलाकर संक्षिप्त सा जवाब दिया, थकाने वाला, और कोई तफसील नहीं दी। उसका इतना रूखा होना आम नहीं था, पर डेविड समझ गया। सोमवार था। हफ्ते की शुरुआत हमेशा उसके लिए भी भारी होती थी। उसने 2 प्लेटें उठाईं और मेज लगाने में मदद करने लगा, उस खामोश साझेदारी को बनाए रखने की कोशिश करते हुए जो उन्होंने समय के साथ बनाई थी। रात के खाने के दौरान उन्होंने बातचीत जारी रखने की कोशिश की। डेविड ने दफ्तर के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक सहकर्मी के प्रमोशन के बारे में और उस क्लाइंट के बारे में जिसने आखिरी समय में अजीब बदलाव करने को कहा था। क्लेयर सुन रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। वह अपने खाने को प्लेट में घुमाती रही, नैपकिन ठीक करती रही और बीच बीच में अपने फोन पर नजर डालती रही। जब डेविड ने डेनवर में अपनी बहन से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेने की बात कही, तो क्लेयर ने बस सिर हिलाया और बुदबुदाया कि उसकी आराम करने की कोई योजना नहीं है। डेविड ने एक पल के लिए अपना कांटा हवा में ही रोक लिया, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर जाने दिया। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ तनाव है। खाने के बाद उसने बर्तन धोए, जबकि क्लेयर नहाने चली गई। बाथरूम में पानी देर तक बहता रहा, सामान्य से ज्यादा देर तक। डेविड रसोई साफ करके सोफे पर बैठ गया। उसने रिमोट उठाया, लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं था। टीवी की आवाज बस उसके मन में उठ रहे विचारों के तूफान के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह थी। उसके अंदर कुछ उसे चेतावनी दे रहा था कि हवा में तनाव है, लेकिन उसने इस विचार को खारिज कर दिया। जैसे इस बेचैनी को स्वीकार करना किसी बड़े दर्द के लिए दरवाजा खोलने जैसा था, और वह इसके लिए तैयार नहीं था। क्लेयर नहाकर एक रोब पहने बाहर निकली। उसके पास से गुजरते हुए कहा कि उसके सिर में दर्द है और वह जल्दी सोने जा रही है। उसने जवाब दिया कि वह भी थोड़ी देर में आएगा। जब वह बेडरूम में चली गई, तो वह वहीं कुछ देर और बैठा रहा, इसलिए नहीं कि उसे प्रोग्राम में दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि उसे उस बिस्तर का सामना करने से पहले एक पल की मोहलत चाहिए थी, जो एक अजीब सी खामोशी से बांटा हुआ था। जब आखिरकार वह कमरे में दाखिल हुआ, तो वह पहले ही सो चुकी थी, बिस्तर के दूसरी तरफ करवट लिए हुए। वह चुपचाप लेट गया, कुछ देर छत को घूरता रहा और फिर किसी भी असहज भावना को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। आधी रात को एक लगातार प्यास ने उसकी नींद तोड़ दी। डेविड उठा और पानी पीने के लिए रसोई में गया। काउंटर के पास से गुजरते हुए किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। क्लेयर का बैग खुला पड़ा था। यह अजीब था। क्लेयर अपनी चीजों को लेकर बहुत सलीकेदार थी, लगभग जुनूनी।
वह हमेशा कहती थी कि उसे चीजें बेचकर छोड़ना पसंद नहीं, खासकर अपना बैग। डेविड कुछ सेकंड के लिए रुका। वह झिझका, फिर पास गया। जिप पूरी तरह से खुली थी और अंदर का सामान दिख रहा था। वह उसकी निजता में दखल नहीं देना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे बंद करने के इरादे से झुका, लेकिन कागज का एक टुकड़ा सामान के बीच में अलग ही नजर आ रहा था। यह एक रसीद थी। उसने कागज की किस्म और बनावट को पहचान लिया। रेस्तरां के बिल आमतौर पर ऐसे ही आते थे। उसने जगह का नाम पढ़ा। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। उसने तारीख देखी, हाल ही का एक शुक्रवार, उसी दिन जब क्लेयर ने कहा था कि उसकी एक मीटिंग है जो देर तक चलेगी। उसे याद आया कि उसने उसे मैसेज भेजकर पूछा था कि क्या वह खाने के लिए कुछ ले आए, लेकिन उसने जवाब दिया था कि वे दफ्तर में ही पिज्जा मंगवा रहे हैं। लेकिन यह बिल एक शानदार फ्रांसीसी रेस्तरां का था और उस पर लिखा समय आधी रात के करीब का था। डेविड कुछ मिनटों तक कागज हाथ में लिए वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। उसने उस जानकारी को किसी तार्किक बात में फिट करने की कोशिश की। शायद कोई बिजनेस डिनर, शायद कंपनी के किसी ने कुछ मनाने के लिए सबको बुलाया हो। लेकिन वह क्लेयर की कंपनी को अच्छी तरह जानता था। यह एक छोटा स्टार्टअप था जिसके पास महंगे डिनर का बजट नहीं था। इसके अलावा उसने कभी कुछ बताया नहीं और क्लेयर चीजें छिपाती नहीं थी, या कम से कम वह ऐसा ही मानता था। वह पानी का गिलास और जेब में रसीद लेकर बेडरूम में लौट आया। वह उसे जगाना नहीं चाहता था और वह जानता भी नहीं था कि क्या कहेगा। वह उसके बगल में लेट गया और चुप रहा। उसने फिर से छत की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी छाती पर एक अलग वजन था, कुछ अदृश्य लेकिन मौजूद। शक की परतें जमने लगीं, पहले एक फुसफुसाहट के रूप में, फिर एक बनती हुई निश्चितता के रूप में। डेविड सो नहीं सका, भले ही उसका शरीर थका हुआ था। जो कभी एक शांतिपूर्ण दिनचर्या थी, वह अब अविश्वास के एक धुंधले क्षेत्र में बदलने लगी थी। मिनट गुजरते गए। उसने क्लेयर को अपनी ओर पीट करके सोते हुए देखा और सोचा कि ऐसी कितनी चीजें थीं जिन पर उसने ध्यान नहीं दिया। कि क्या यह रसीद सिर्फ शुरुआत थी या बस एक मामूली चूक। उसने अपने अंदर तर्क खोजे। उसने किसी भी बातचीत, किसी भी टिप्पणी को याद करने की कोशिश की जो इसे सही ठहरा सके। लेकिन जो कुछ भी सामने आया वह थी खामोशी, दूरी और उस अनजान रेस्तरां की याद। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जेब में रखे कागज को ऐसे भींचा जैसे उससे कोई जवाब निकालने की कोशिश कर रहा हो। क्लेयर ने करवट बदली, फिर से अपनी पीठ उसकी ओर कर ली और डेविड को लगा कि उनके बीच भी कुछ बदल गया है। बिना आवाज किए वह विपरीत दिशा में मुड़ा और आराम करने की कोशिश की। लेकिन वह रात अब दूसरों जैसी नहीं होगी। उस पल से जो कुछ भी कभी ठोस लगता था वह धीरे धीरे टूटने लगा था। डेविड जब उठा तो उसकी आंखें भारी थीं और दिमाग अभी भी उन सवालों में उलझा हुआ था जिन्होंने उसे सुबह की पहली किरण तक जगाए रखा था। रसीद अभी भी बिस्तर के बगल में पड़ी जीन्स की जेब में थी। वह जानता था कि वह वहां है, लेकिन उसने उसे छूने से परहेज किया, जैसे कि वह एक चिंगारी हो जो कुछ ऐसा जला सकती है जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। क्लेयर अभी भी सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, हाथ तकिए पर एक दूसरे में उलझे हुए थे। कुछ मिनटों के लिए वह उसे देखता रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि यह महिला जिसके साथ उसने जीवन के इतने साल साझा किए थे, अब उसके अंदर इस तरह की भावना कैसे पैदा कर सकती है। यह गुस्सा नहीं था,
यह कड़वी उलझन के ज्यादा करीब था। काम पर जाते समय डेविड रेडियो सुने बिना और हॉर्न पर ध्यान दिए बिना ट्रैफिक को घूरता रहा। उसका दिमाग कहीं और था। उसने हाल के पलों की समीक्षा की। वह भूली बिसरी कड़ियों को जोड़ने लगा। वे रातें जब क्लेयर देर से घर आई और कहा कि मीटिंग उम्मीद से ज्यादा खिंच गई। वे मौकाए जब उसका फोन बजा और उसने यह कहकर नहीं उठाया कि यह काम से जुड़ा है। वे जल्दबाजी में भेजे गए मैसेज जिन्हें वह पढ़ने के बाद डिलीट कर देती थी। हमेशा स्पष्टीकरण होते थे, हमेशा स्वाभाविक रूप से दिए गए। लेकिन अब यह सब कुछ बहुत सधा हुआ लग रहा था, जैसे बिखरे हुए टुकड़े जो एक साथ जुड़कर एक असहज तस्वीर बना रहे हों। कॉफी ब्रेक के दौरान वह कंपनी की कैफेटेरिया में अकेला बैठा था। उसके सहकर्मी फुटबॉल, नई सीरीज और प्रमोशन के बारे में बात कर रहे थे। उसने उन्हें मुश्किल से ही सुना। उसने अपना फोन उठाया और रेस्तरां की वेबसाइट खोली। उसने माहौल की तस्वीरें, मेनू, कीमतें देखीं। यह एक रोमांटिक, निजी जगह थी जहां दो लोगों के लिए एक फिक्स्ड मेनू था। रसीद पर उस रात का मुख्य व्यंजन एक ऐसी वाइन के साथ था जिसमें क्लेयर ने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और अगर यह एक बिजनेस डिनर था तो इसे छिपाया क्यों? इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यह बहुत अजीब था। दोपहर में जब उसने उसे मैसेज करके पूछा कि क्या वह आज रात साथ में डिनर करना चाहेगी, तो क्लेयर ने तुरंत जवाब दिया कि वह बहुत थकी हुई है और बस आराम करना चाहती है। उसने जोर नहीं दिया। जवाब लगभग पहले से लिखा हुआ आया, जैसे कि यह उसकी उंगलियों पर तैयार हो। उसने अभी तक रसीद का जिक्र न करने का फैसला किया। वह और देखना चाहता था, समझना चाहता था कि यह एक अकेली घटना थी या किसी बड़ी, गहरी चीज का प्रतिबिंब। उसने निश्चितताओं को एक तरफ रख दिया और आने वाले दिनों को किसी ऐसी चीज की तलाश करने वाले की आंखों से देखना शुरू कर दिया जो उससे बच रही थी। धीरे धीरे उसने दूसरे संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। क्लेयर, जो पहले फिल्में देखते या बातें करते समय अपना फोन लिविंग रूम की मेज पर छोड़ देती थी, अब नहाते समय भी उसे अपने पास रखती थी। रिंगटोन हमेशा साइलेंट पर रहती थी और नोटिफिकेशंस स्क्रीन से गायब हो जाते थे। एक सुबह जब वह बेडरूम में तैयार हो रही थी, डेविड लिविंग रूम से गुजरा और फोन को वाइब्रेट करते देखा। स्क्रीन पर नाम जूलिया ऑफिस था, लेकिन जब क्लेयर ने फोन उठाया तो उसके चेहरे पर जो भाव थे वे किसी पेशेवर मामले से निपटने वाले व्यक्ति के लिए बहुत तेज थे। वह दूर हट गई, धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर हमेशा की तरह थके हुए चेहरे पर वही मुस्कान लिए वापस आ गई। एक और बात जिसने उसका ध्यान खींचा वह था हाल ही में उसके कपड़े पहनने का तरीका। क्लेयर हमेशा से संवर कर रहती थी, लेकिन अब वह उन कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देती लग रही थी जिन्हें उसने जमाने से नहीं छुआ था। महीनों से रखे परफ्यूम फिर से इस्तेमाल किए जा रहे थे। जिन लिपस्टिकों के बारे में वह कहती थी कि वह उन्हें खास मौकों के लिए बचाकर रखती है, वे अब आम कामकाजी दिनों में दिखाई देने लगी थीं। पहली बार डेविड ने ज्यादा नहीं सोचा। दूसरी बार उसने कड़ियां जोड़नी शुरू की और तीसरी बार उसने महसूस किया कि क्लेयर सामान्य से ज्यादा बार बाहर जा रही थी, कंपनी में इवेंट्स, मीटिंग्स और अनौपचारिक डिनर का दावा करते हुए। लेकिन कंपनी के सोशल मीडिया पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था और न ही उन कुछ सहकर्मियों से कोई जिक्र था जिन्हें वह जानता था। एक रात जब वह यह कहकर निकली कि उसकी निवेशकों के साथ एक मीटिंग है, तो डेविड ने उसे छोड़ने की पेशकश की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास पहले से ही एक सहकर्मी के साथ सवारी है। उसने उसके माथे पर एक चुंबन के साथ अलविदा कहा, यह दिखावा करते हुए कि सब कुछ सामान्य है।
उसने उसके जाने का इंतजार किया, 60 तक गिना और उस सहकर्मी के फोन पर कॉल किया। घंटी बजती रही और सीधे वॉइसमेल पर चली गई। नाम परिचित था, लेकिन विश्वास टूट रहा था। यह एक ऐसा नाटक देखने जैसा था, जहां सभी पात्र कुछ छिपा रहे थे। उस रात डेविड सोया नहीं। वह छत को घूरता रहा, सोचता रहा कि उसे कितने समय से धोखा दिया जा रहा था, या क्या उसे धोखा दिया भी जा रहा था। तभी उसने उस ट्रैकिंग ऐप को खोलने का फैसला किया, जिसका इस्तेमाल वे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लोकेशन साझा करने के लिए करते थे, जैसे यात्राओं के दौरान या जब उनमें से कोई देर से चल रहा हो। जब उसने क्लेयर का पता लगाने की कोशिश की, तो उसने संदेश देखा, लोकेशन बंद है। यह पहली बार था। उसने अपने पेट में एक जकड़न महसूस की। उसने रिफ्रेश करने की कोशिश की, ऐप से बाहर निकला, फिर से खोला। कुछ नहीं। जैसे कोई अंधेरे में अपने ही घर में ठोकर खा जाए। डेविड को खोया हुआ महसूस हुआ। यह हरकत जानबूझकर की गई थी। कोई इसे तब बंद करता है जब वह नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए। इसे ध्यान भटकने या तकनीकी गड़बड़ी के रूप में सही ठहराना असंभव था। यह एक चुनाव था। उसने अपना फोन अपनी जेब में रखा, कमरे के चारों ओर देखा और महसूस किया कि जिस घर में वह रहता था, वह एक अजनबी जगह बनता जा रहा था। वही छत, वही फर्नीचर, वही जानी पहचानी महक। लेकिन उन कमरों में कुछ अदृश्य घूम रहा था, कुछ ऐसा जो छोटे छोटे इशारों में, उन हरकतों में विश्वास को तोड़ रहा था, जिन पर कभी ध्यान नहीं गया था। डेविड बिस्तर से उठा, लिविंग रूम में गया, सोफे पर बैठ गया और घंटों वहीं रहा। घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। घर की खामोशी केवल उन विचारों के साथ अकेले होने की भावना को बढ़ा रही थी, जो लगातार बढ़ रहे थे। वह खुद से सवाल करने लगा, उसके बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में, कि वह कितना अंधा था, या शायद बस बहुत लापरवाह। वह सोचता था कि वह क्लेयर को जानता है, कि रोजमर्रा की जिंदगी में मतभेद सामान्य थे, कि दूरी दिनचर्या, थकान, वयस्क जीवन से आती है। लेकिन वहां, धड़कते सिर और सूखे गले के साथ, उसे एहसास हुआ कि जिस प्यार को उसने सालों से सींचा था, वह शायद उसकी नजरों के सामने ही उधड़ रहा था, और उसे पता भी नहीं चला। अब तक बरकरार विश्वास अब अंदर से टूट चुका था। अगली सुबह वह उससे पहले उठा। उसने कॉफी बनाई और कप काउंटर पर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, न ही कोई सवाल पूछा। उसने उसे तैयार होते हुए देखा, जो स्वाभाविक रूप से बातें कर रही थी और कॉफी पी रही थी, जैसे सब कुछ ठीक हो। डेविड ने इस अभिनय को देखा, और अब पहले से कहीं ज्यादा उसे यह समझने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी कि बिना जल्दबाजी किए क्या हो रहा है। यह साफ था कि शब्द अब काफी नहीं थे। अब उन जवाबों को खोजने का समय था, जो उसकी आंखें नहीं बता रही थीं, और अगला रास्ता जो उसने चुना, वह निर्णायक होने वाला था। डेविड ने अगले कुछ दिन अपनी छाती में एक असहज खामोशी के साथ बिताए, उस तरह की खामोशी जो चीखों से ज्यादा दर्द देती है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्लेयर की हर हरकत को ध्यान से दर्ज किया जा रहा था। वह अपने दिन के बारे में बात करती, वह सुनता, वह मीटिंग्स का जिक्र करती, वह समय याद कर लेता। उनके बीच एक दूरी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। यह एक तरह का दिखावा था, जो दिनचर्या के भेस में छिपा था। लेकिन अब पैनी नजरों से डेविड को छूकें दिखाई दे रही थी। उसकी कहानी में छोटी छोटी गलतियां, साधारण विरोधाभास, जो कभी नजरअंदाज हो जाते थे, अब एक ऐसा निशान बना रहे थे जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। सबसे स्पष्ट विवरणों में से एक सामान्य बातचीत के दौरान सामने आया, जब क्लेयर ने कंपनी के एक सहकर्मी के साथ
दोपहर के भोजन का जिक्र किया। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था, और वे पिछले साल कंपनी की एक पार्टी में मिले भी थे। डेविड ने बाद में शांति से उस सहकर्मी को एक संदेश भेजा, बातचीत शुरू करने के लिए कोई बहाना इस्तेमाल किया, और बातचीत के दौरान उसने लापरवाही से उस दोपहर के भोजन के बारे में टिप्पणी की जो उन्होंने कथित तौर पर किया था। जवाब जल्दी आया, कौन सा लंच? डेविड एक पल के लिए जम गया। कोई गुस्सा नहीं था, बस एक निश्चितता थी जो हर दिन मजबूत होती जा रही थी। उसके फोन की लोकेशन बंद होने के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। उसने क्लेयर की कार पर एक ट्रैकर लगाने का फैसला किया। यह छोटा, छिपा हुआ था, और बिना प्रशिक्षण वाला कोई भी इसे नजरअंदाज कर देता। उसने ये एक सुबह किया जब वह एक मीटिंग के लिए जल्दी में निकली। उसने शांति से उसके रास्ते का पीछा किया, उसे कोना मुड़ने दिया, और 2 मिनट से भी कम समय में डिवाइस को पिछले बम्पर पर लगा दिया। वह पसीने से तर हाथों से घर लौटा, जबकि उसने कोई मेहनत नहीं की थी। यह उस काम के वजह का एहसास था जो वह करने जा रहा था। दिन भर उसने अपने फोन पर ट्रैकिंग ऐप खुला रखा। उसकी कार सामान्य जगहों से गुजरी, दफ्तर, फार्मेसी, सुपरमार्केट, कुछ भी चिंताजनक नहीं। लेकिन डेविड जानता था कि वह जो खोज रहा था वह इतनी जल्दी सामने नहीं आएगा। उसे इंतजार करना था। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही थे, जैसे क्लेयर को एहसास हो गया हो कि उस पर नजर रखी जा रही है। जब तक कि एक गुरुवार की रात वह घर आकर यह नहीं कहने लगी कि टीम के साथ एक लंबी मीटिंग होगी। वे शायद वहीं रात का खाना मंगवाएंगे, क्योंकि वे तिमाही लक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। डेविड ने बस सुना। उसने उसके गाल पर एक चुंबन दिया, उसे शुभकामनाएं दी, और कहा कि वह घर पर कुछ रिपोर्टों पर काम करेगा। जैसे ही वह गई, उसने अपना फोन उठाया और ऐप खोला। कार गैराज से निकली, शहर की ओर सामान्य रास्ता लिया, लेकिन कंपनी की इमारत के पास रुकने के बजाय वह आगे बढ़ गई। नक्शे पर बिंदु एक ऐसे पते पर आकर रुक गया जिसे वह तुरंत नहीं पहचान सका। उसने गली का नाम नेविगेटर में टाइप किया। यह एक होटल था, साधारण, लेकिन अच्छी समीक्षाओं के साथ। डेविड कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को घूरता रहा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी जैकेट पहनी, और बिना कुछ कहे निकल गया। रास्ते में उसका दिल ताल से बाहर धड़कता हुआ लग रहा था। उसका दिमाग हाल के दिनों की हर बातचीत, उसकी हर मुस्कान की समीक्षा कर रहा था। यह एक फिल्म देखने जैसा था, बस यह असल समय में हो रहा था, और कहानी उसकी आंखों के सामने ढह रही थी। जब उसने होटल के पास गाड़ी खड़ी की, तो उसने कुछ मिनटों के लिए कार बंद रखी। उसने प्रवेश द्वार को देखा, आते जाते लोगों को देखा, लेकिन क्लेयर वहां नहीं थी, अभी तक नहीं। उसने अपना फोन उठाया और एक कॉल की। उसकी आवाज में कुछ जल्दबाजी थी। हाय जान, मैं एक मीटिंग में हूं, क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? डेविड ने शांत लहजा बनाए रखा। उसने कहा कि वह उसकी बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था, कि उसने उसे फूलों और चॉकलेट के साथ सरप्राइज देने का फैसला किया, और उसके पास एक अविश्वसनीय खबर है। क्लेयर एक सेकंड के लिए झिझकी, जैसे अपना जवाब तौल रही हो। उसने कहा कि मीटिंग अभी खत्म होने से बहुत दूर है, और उसके लिए घर जाना बेहतर होगा। तब उसने धीरे धीरे जवाब दिया कि उसे इंतजार करने में कोई दिक्कत। खामोशी इतनी लंबी कि किसी भी शब्द से ज्यादा कुछ कह गई। उसने कहा कि उसे फोन रखना होगा, और कुछ मिनटों में वापस फोन करने का वादा किया। डेविड बैठा रहा, होटल के प्रवेश द्वार को देखता रहा। ठीक 4 मिनट बाद उसने दरवाजा खुलते देखा। क्लेयर हड़बड़ी में बाहर निकली।
अपने कंधे पर बैग ठीक करते हुए उसके चेहरे पर एक सतर्क भाव था। वह इधर-उधर ऐसे देख रही थी जैसे किसी के देखे जाने से डर रही हो। जब आखिरकार उसने उसे कार के सहारे हाथ बांधे खड़े देखा, तो वह वहीं रुक गई, आंखें चौड़ी, एक समझ से बाहर का भाव। उसके पीछे एक आदमी दिखाई दिया। उसने औपचारिक कपड़े पहने थे, कार की चाबियां पकड़ी हुई थीं और क्लेयर के चेहरे पर तनाव देखकर वह भी रुक गया। उसने डेविड को देखा और फिर उसे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, क्लेयर अचानक मुड़ी और अपने पति की ओर कुछ तेज कदम बढ़ाए। उसने कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन शब्द अटक गए। डेविड ने आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उन दोनों को घूरता रहा। उनके बीच की खामोशी किसी तेज धार वाले चाकू की तरह थी। क्लेयर ने अपना मुंह खोला, लेकिन डेविड ने अपना हाथ उठाया, यह संकेत देते हुए कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों ने वह सब कह दिया जो उसे समझने की जरूरत थी। उसने उसका हाथ छूने की कोशिश की। वह पीछे हट गया। उसने बस इतना कहा कि अब वह जानता है कि वह अपनी मीटिंग की रातें कहां बिताती है। वह मुड़ा, कार में बैठा और चला गया। वह आदमी अभी भी फुटपाथ पर खड़ा यह सब स्पष्ट असुविधा के भाव से देख रहा था। डेविड को उसकी परवाह नहीं थी। वह बस एक बड़े परिदृश्य में एक और टुकड़ा था। जो सच में दुख दे रहा था वह क्लेयर को देखना और यह महसूस करना था कि उस चेहरे ने बिना कांपे झूठ बोला था, कि जिन हाथों ने कभी उसे शांत किया था वे अब राजद छिपाते थे। डेविड बिना जल्दबाजी के होटल से निकल गया। अभी भी हल्की फुल्की ट्रैफिक वाली सड़कों से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ टूट गया है, लेकिन साथ ही कुछ और जागने लगा है। वह अभी तक नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन उस रात ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया था। क्लेयर का चेहरा, उसकी आंखों में सदमा, दूसरे आदमी की मौजूदगी, यह सब दर्द, गुस्से और एक अजीब सी आजादी के एहसास में मिला हुआ था। फोन लगातार बजता रहा। वह थी, संदेश, कॉल, वॉइस नोट्स एक के बाद एक आ रहे थे। डेविड ने स्क्रीन पर उसका नाम जलते हुए देखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा था। जो कहने की जरूरत थी वह उस होटल के कमरे के उपपाठ में पहले से ही था। वह सीधे एक साधारण लेकिन साफ सुथरे होटल में गया जहां वह सालों पहले काम के सिलसिले में रुका था। उसने एक कमरा लिया, दरवाजा बंद किया और अपना फोन मेज पर पटक दिया। उसने एक लंबा शॉवर लिया और बिस्तर पर ढेर हो गया। दिनों में पहली बार उसे दिखावा नहीं करना पड़ा। वह ठीक से नहीं सोया, बीच बीच में जागता रहा, पिछली रात के दृश्य को याद करता रहा जैसे कि यह एक खुला घाव हो जिसे हर घंटे कुरेदा जा रहा हो। लेकिन दर्द के बीच कुछ नया उभरने लगा। एक पुराना विचार, लगभग भूला हुआ, एक सपना। भोर में डेविड कमरे से निकला और सीधे घर चला गया। वह नहीं जानता था कि क्लेयर वहां होगी या काम पर चली गई होगी, लेकिन जब वह अंदर दाखिल हुआ तो उसने उसे लिविंग रूम के फर्श पर बैठे देखा। रो रोकर उसका चेहरा सूज गया था। उसने पिछली रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे। जब उसने उसे देखा तो वह आवेग में उछल पड़ी, उसके पास गई और उसके हाथों को ऐसे पकड़ लिया जैसे सब कुछ पूरी तरह से ढहने से रोकने की कोशिश कर रही हो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं भटक गई थी, मैं स्वार्थी थी। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं, उसकी आवाज कांप रही थी।
वह सच में पछताती हुई लग रही थी, लेकिन डेविड के लिए यह अब काफी नहीं था। उसने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए, धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने की उम्मीद क्लेयर ने कभी नहीं की थी। जानती हो, उस रात ने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे जगा दिया। उसने मुझे कुछ ऐसा याद दिलाया जिसे मैं कई साल पहले दफना चुका था। क्लेयर ने उलझन में उसे घूरा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। डेविड ने कहना जारी रखा, तुमसे मिलने से पहले मेरी योजना मैक्सिको में समंदर किनारे बसने की थी। मुझे शांति चाहिए थी, एक सादा जीवन, मेरे पैरों के नीचे नर्म रेत। लेकिन फिर जिंदगी की उलझनों, बिलों और आराम की चाहत ने मुझे घेर लिया और मैं एक ऐसी जिंदगी में बस गया जहां मैं खुद को ही पूरी तरह भूल चुका था। क्लेयर ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने सख्ती से अपना हाथ उठाया। तुमने मुझे धोखा दिया और इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इसने मेरे अंदर उस चिंगारी को फिर से जला दिया जो बुझ चुकी थी। और अब मैं साफ देख सकता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का ये रूप अब और नहीं जीना चाहता। क्लेयर पास आई। उसकी आवाज धीमी थी। क्या तुम सब कुछ छोड़ रहे हो? हमारी कहानी? डेविड ने उसकी आंखों में सीधे देखा। हमारी कहानी? उसे तो पहले तुमने ही छोड़ दिया था। बिना वक्त गंवाए वो फोन के पास गया। उस वकील का नंबर ढूंढा जिसका जिक्र कुछ समय पहले एक सहकर्मी ने किया था, और क्लेयर के सामने ही नंबर मिला दिया। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, मैं डेविड मिलर बोल रहा हूं। कुछ गंभीर हुआ है। मुझे तलाक की प्रक्रिया शुरू करनी है। यह बेवफाई का मामला है और मैं इसे बिना किसी देरी के साफ सुथरे ढंग से सुलझाना चाहता हूं। क्लेयर वहीं जम सी गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन अब डेविड उसकी तरफ नहीं देख रहा था। कॉल खत्म हुई और वो मजबूत कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अगले कुछ दिनों तक डेविड अपने काम की जगह के पास एक होटल में रुका। उसने क्लेयर से कोई संपर्क नहीं रखा, सिर्फ कानूनी मामलों के लिए जरूरी होने पर ही बात करता था। हर गुजरते दिन के साथ वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे सालों तक सांस रोके रखने के बाद आखिरकार उसने गहरी सांस ली हो। प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। क्लेयर ने कोई विरोध नहीं किया, शायद शर्मिंदगी की वजह से, या शायद इसलिए कि वो समझ चुकी थी कि उसने अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा खो दिया है। और जब कागज पहुंचे जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि उनका आधिकारिक तौर पर तलाक हो चुका है, डेविड ने अपना आखिरी फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने वो घर बेच दिया जिसमें वे साथ रहते थे। उसने हर उस चीज से छुटकारा पा लिया जो उसे उस पुरानी जिंदगी से बांधती थी। सालों से जमा की हुई बचत से उसने मैक्सिको का एक तरफा टिकट खरीदा। उसने एक शांत गांव में समंदर के सामने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जहां दिनों की शुरुआत लहरों की आवाज से होती थी और रातें खिड़की से आती नमकीन हवाओं के साथ खत्म होती थीं। क्लेयर मैसेज भेजती रही, कुछ यादों से भरे तो कुछ पछतावे से। वो कहती थी कि वो थेरेपी ले रही है, कि वो अब भी उससे प्यार करती है, कि वो सब कुछ फिर से बनाना चाहती है। लेकिन वो, जो अब बहुत दूर था, बस उन मैसेजेस को आते हुए देखता और उन्हें बिना जवाब दिए छोड़ देता। वो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरी ही जगह पर था, जहां उसे सुकून मिल चुका था। समय के साथ मैसेज आने बंद हो गए। उसने हार मान ली, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जिस आदमी को वो कभी जानती थी, वो अब अतीत का हिस्सा था। जो डेविड अब रेत पर नंगे पांव चलता था, वो एक पूरा इंसान था
जिसने अपनी आजादी को फिर से खोज लिया था, जिसने एक आरामदायक जिंदगी को एक सच्ची जिंदगी के लिए छोड़ दिया था और ये समझ गया था कि कभी-कभी दर्द ही एकमात्र रास्ता होता है जो हमें जगाकर हमारी असलियत से मिलाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार, अगली